आदाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को अचानक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की फिक्र होने लगी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका के दो ऑथर्स, अमेरिका के यानी दो लेखकों के साथ, दो राइटर्स के साथ बातचीत करते हुए प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह के साथ उनकी किताब इंडिया टुमारो कॉन्वर्सेशंस विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, इस किताब के जो दो लेखक हैं इनसे उमर अब्दुल्ला ने बातचीत की है और उस बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर चिंता जताई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र पीडीपी को तोड़ने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने में सफल नहीं हो सका और पीडीपी को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगता है कि एक तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अध्यक्षा हैं, प्रेसिडेंट हैं और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अभी भी डिटेंशन में हैं। अगस्त 5, 2019 को जब जम्मू कश्मीर को एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और साथ में ही जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का था वो ख़त्म हो गया। आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया, 35A को कम्प्लीटली एब्रोगेट किया गया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती कॉन्टिन्यूसली डिटेंशन में है। उससे पहले जून 2018 में उनकी जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उससे समर्थन बीजेपी ने वापस लिया था और समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई। फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, उनका फैक्स उस दिन नहीं चल रहा था। फैक्स न चलने के कारण वो चिट्ठी वहां नहीं पहुंची और उन्होंने असेंबली जो है उसको भंग कर दिया। असेंबली भंग करने के बाद जम्मू कश्मीर में उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार राज्यपाल शासन लागू है और उसके बाद जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर 31 अक्टूबर 2019 से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो जम्मू कश्मीर का कामकाज देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ इस वक्त उनके हाथ में है। तो उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। पहले तो ये कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस बात का पता इस चीज़ से चलता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नाम का जो संगठन बनाया गया है उस संगठन में बाय एंड लार्ज जितने भी नेता हैं वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ही नेता हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में अल्ताफ बुखारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, दिलावर मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, वहां से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पीडीपी और उसके बाद अपनी पार्टी में चले गए। गुलाम हसन मीर पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पीडीपी और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में है। इसी तरीके से पीडीपी के अन्य कई नेता जो पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा हम देखेंगे ये आगे और क्या होता है, मगर ये संभावना भी जता दी कि ये भी पॉसिबल है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ किसी तरीके का कोई गठजोड़ किया जाएगा कश्मीर की भलाई के लिए। ये बात भी उन्होंने कही और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 को लेकर भी बात करी। उन्होंने ये कहा कि उनसे पूछा गया कि कांग्रेस और अन्य जितने भी दल, विपक्षी दल जितने भी हैं जिनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी बार अलायंस में रही है, तो क्या आपको दुख हुआ आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन के बाद जिस तरीके से उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया? तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कम से कम थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जो है वो विपक्ष को दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाई। और ये भी कहा कि मैं समझता हूं आप जो है रेवोकेशन को अपोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको फिर ओन करना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ और हम इसके हक में हैं। रेवोकेशन से ज़्यादा उन्होंने कहा कि मुझे ये इस चीज़ ने दुखी किया कि जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जो बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। तो एक बात इस बयान से बिल्कुल साफ हो गई है कि उमर अब्दुल्ला ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कंक्लूड आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ठीक है आर्टिकल 370 अगर डाइल्यूट किया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जाना चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए भारतीय जनता पार्टी के शासन में
एक्सटर्नल अफेयर्स के MOS रहे उमर अब्दुल्ला को अब ये समझ आने लगी है कि आर्टिकल 370 के बाद के बारे की दुनिया के बारे में अब सोचना होगा। आर्टिकल 370 और 35 का रागा पलापा नहीं जा सकता, वो इससे लबे लुबाब यही है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इस मूव को अपोज नहीं किया। फिर अपने पिता के बारे में कहा कि चंद्रबाबू नायडू की इलेक्शन कैंपेन के लिए मेरे पिताजी ने अपनी कैंपेन छोड़ी और वहां चले गए। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो हैं बिट्रेयल्स हैं, मैं इन्हें आसानी से नहीं भूलूंगा, ये बात भी उन्होंने कही। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा, और उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी का मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता हूं। तो तय हो चुका है, पहले ही उमर अब्दुल्ला ने तय कर लिया है पहले ही कि चुनाव हो या ना हो, चुनाव जब होंगे तब देखा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का मौका अगर मुझे यूनियन टेरिटरी का मिलता है तो मैं मुख्यमंत्री यूनियन टेरिटरी का नहीं बनूंगा, मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये बात भी साफ हो गई कि यूनियन टेरिटरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ सकती है, वो भी इस इंटरव्यू से साफ हो गया है। मेरी पार्टी इलेक्शन बाइकआउट नहीं करेगी, मतलब कल अगर यूनियन टेरिटरी में चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस असेंबली का हिस्सा ही नहीं बनना चाहूंगा जो असेंबली यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की होगी। मैं बड़ी एक ताकतवर असेंबली का हिस्सा रहा हूं, मैं वापस अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया जाता है वो नहीं कहा, लेकिन यह कहा कि मैं यूटी का सीएम नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं वहां यह फैसला भी नहीं कर सकता कि मेरे साथ जो चपरासी होगा, जो मेरे दफ्तर में काम करेगा, वो कौन होगा। यह फैसला भी नई दिल्ली से होगा, यह बात भी उन्होंने कही। और उसके बाद जब पर्सनल रिग्रेट्स को लेकर कहा तो वही 2009 और 2010 की दहाई में जो कुछ हुआ, जिसके कारण कहा जाता है जो बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जब बात करते हैं, जो कश्मीर एक्सपर्ट्स हैं कुल मिलाकर, जो कश्मीर को कश्मीरियों से ज़्यादा, जम्मू को जम्मू से ज़्यादा जो लोग दिल्ली, बॉम्बे और वाशिंगटन DC में बैठ के जानते हैं, तो उन तमाम लोगों की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि वो लोग कहते हैं कि 2009 और 2010 की दहाई में जो कुछ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार में हुआ, उसी का पेशखीमा, उसी का नतीजा है कि जो दोबारा से मिलिटेंसी एक बार बिल्कुल लोवेस्ट एब पर आने के बाद, जो 2011 के बाद मिलिटेंसी रिवाइव हुई, बुरहान वानी जो फिनोमिना बना, और उस फिनोमिना के चलते जिस तरीके से आतंकवाद ने दोबारा से कश्मीर घाटी में जड़ें पकड़ी, उसकी वजह 2009 और 2010 के हालात को बताया जाता है। उन्होंने कहा आज भी मुझे उसका दुख होता है, और इस किताब में 20 जिन अन्य लोगों का नाम है, उनमें सिर्फ एक मात्र आदमी ऐसे हैं, देवेंद्र फडणवीस, और दूसरे राजवर्धन सिंह राठौर हैं, जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। बाकी वो तमाम सिल्वर स्पून बेबीज हैं, जिन सिल्वर स्पून बेबीज को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें ग्राउंड पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें वाजपेयी या आडवाणी की तरह साइकिल चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें घर घर जाकर उन्हें आम लोगों के बीच में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। पिता नेता थे, पुत्र को जो है अपनी गद्दी पे उन्होंने गद्दी नशीन करा दिया। तो ये उमर अब्दुल्ला ने आज दो लेखकों को कहा है। अब इसका विश्लेषण अगर किया जाए तो दो बातें क्लियर। एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूटी में अगर चुनाव होते हैं तो उनमें हिस्सा लेगी, ये क्लियर हो गया। दूसरा, उमर अब्दुल्ला चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बात आम लोगों के बीच में भी है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का जो कंफर्ट लेवल है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ ज्यादा है, कंपैरेटिवली उमर अब्दुल्ला के साथ थोड़ा कम है। हालांकि पूर्व रॉ के डायरेक्टर, उन्होंने भी अपने एएस दुल्लत, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, वो इंटरव्यू आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि उमर अब्दुल्ला जो हैं महबूबा मुफ्ती के कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं सेंटर को, और वो ही आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि मैं यूटी का तो मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं। दूसरा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर जो उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को डिटेंशन में इसलिए रखा गया है क्योंकि केंद्र सरकार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ना चाहती है और तोड़ने की कोशिशें कर रही है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ नहीं सकी। इतिहास की तरफ अगर थोड़ा पलट के देखते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि 53 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सबसे कद्दावर नेता थे और जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्हें जिसने रिप्लेस किया वो उनके करीबी साथियों में से थे। उसके बाद
अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कांग्रेस बनी और फिर कांग्रेस वापस जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। 83-84 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वफात के बाद जीएम शाह के साथ जो लोग अलग हुए, जिन लोगों ने अलग पार्टी बनाई और चुनाव लड़े, वो लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही थे। उसके बाद 87 में जो कुछ हुआ वो आप लोगों को मालूम है। 96 में जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे उनमें से कई लोग 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थे। दिलावर मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक लंबे समय तक रहे हैं। उसके अलावा कई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्ड होल्डर्स थे, बाद में उन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी और पीडीपी ज्वाइन करी। तो ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को केंद्र ने तोड़ने की कोशिश की लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटी नहीं, मुझे लगता है कि आंकलन सही तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, पीडीपी की जो लीडरशिप का क्राइसिस है, वो लीडरशिप का क्राइसिस उसी वक्त शुरू हुआ था जब पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के फाउंडर मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुजफ्फर हुसैन बेग के बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए थे। उसके बाद ही खींचतान शुरू हो गई थी। और सबसे बड़ी बात कि इंटेलेक्चुअलों का एक ग्रोह पीडीपी में था। तमाम लोग बड़े पढ़े लिखे, बड़े सुलझे हुए और अलग अलग बैकग्राउंड से थे। उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जो लोग निकले हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बने हैं, इनमें सैयद अल्ताफ बुखारी, अगर आपको याद होगा 2002 से लेकर 2008 तक जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर वो नहीं थे। उसके बाद उनका जो सियासी कद बढ़ा है वो 2014 के बाद बढ़ा है। इसी तरीके से बाकी तमाम लोग भी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में हैं, जब आप उनके रूट, आप उनकी जड़ें ढूंढने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी न किसी नेता के साथ वो जड़ें जाकर जरूर मिलती हैं। ये इतिहास है। दूसरा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में सैयद अल्ताफ बुखारी अलग पार्टी बनाएंगे, ये खुद उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बार ट्वीट किए हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो 2011 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, तब भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, वो उस समय भी उमर अब्दुल्ला के साथ उनका 1-to-1 था और वो पार्टी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार थे। ये भी बातें 2014 से पहले चल पड़ी थी कि अगर 2014 में पीडीपी की सरकार नहीं बनती तो पीडीपी 3 खेमों में बट कर रह जाएगी। कौन से 3 खेमे थे? एक खेमा कहा गया कि ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनकी सुपुत्री महबूबा मुफ्ती का खेमा है। दूसरा खेमा कहा गया कि ये मुजफ्फर हुसैन बेग का खेमा है। और तीसरा खेमा कहा गया था जो गुलाम हसन मीर, जो ऑलरेडी पार्टी से बाहर निकलकर जिन्होंने अपनी एक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट ऑलरेडी बना ली थी। ये 2014 से पहले की बात है। उसके बाद जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब पीडीपी ने के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद बने और महबूबा मुफ्ती उनके साथ थी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद के मुख्यमंत्री बनते ही ये चीमा गोइयां शुरू हो गई थी कि डॉक्टर हसीब द्राबू का एक खेमा है, एक खेमा सैयद अल्ताफ बुखारी का है, हसीब द्राबू की डॉक्टर सैयद अल्ताफ बुखारी की नहीं बनती। मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ डॉक्टर हसीब द्राबू उनके करीबी हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग अलग हो गए हैं। ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें जो हैं पब्लिक में होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद जब सरकार चलना शुरू हुई तो फिर 2 फाड़ पार्टी के अंदर हैं, वो बिल्कुल साफ तौर पर सामने तब नजर आया जब हमने एक से मंत्रालय लेकर दूसरे को देते हुए देखा। डॉक्टर हसीब द्राबू ने कोई बात कह दी तो उनसे मंत्रालय छीनकर सैयद अल्ताफ बुखारी को दे दिया गया। तो ये सब चीजें, यानी अंदर तोड़फोड़ पीडीपी के अंदर थी, ये लगभग सबको मालूम था। तो अगर तोड़फोड़ ऑलरेडी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर थी तो सवाल ये पैदा होता है कि 2011 में जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीब हुए थे और जिनका लग रहा था कि वो पीडीपी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के में चले जाएंगे, तो क्या उस समय कौन साजिश कर रहा था? उस समय कौन था जो ये तैयारी कर रहा था कि पीडीपी को तोड़ना जरूरी है? 2014 और 2019 के बीच में जो 2 खेमे पीडीपी के अंदर बने, वो 2 खेमे कौन बना रहा था? मतलब ये अक्सर, मतलब आप जम्मू कश्मीर के में खास एक प्रवृत्ति है राजनीतिक लोगों की, हर एक चीज दिल्ली से हो रही होती है कि देखें जनाब, पार्टी के अंदर तोड़फोड़ मचा दी गई है, पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और फिर उसी ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट होता है जी, पार्टियां जो हैं वो जब बनती हैं तो वो ताउम्र के लिए रहती हैं। अब आप जरा ये देखिए, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा जो सियासी हेरफेर कहा जा सकता है, शाह फैसल।
फेसबुक के ऊपर जिस तरह का समर्थन उन्हें मिला, उसने उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित किया। उसके बाद राजनीतिक लोगों ने भी के साथ जब वो बैठते थे और लैपटॉप के ऊपर जब वो उनको सारा कुछ अपनी टेक्निकल चीज़ें समझाते थे, बहुत पोटेंशियल लोगों को उनके अंदर नजर आया। उसके बाद शाह फैसल उस इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ भी जुड़ गए, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप कश्मीर में अलग अलग तरह के फॉर्मूलों पे जो है वो काम कर रहा है। उस इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद शाह फैसल ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट लॉन्च करी। पीपल्स मूवमेंट जो लॉन्च की गई, पीपल्स मूवमेंट की लॉन्चिंग जो थी वो असल में शाह फैसल की लॉन्चिंग थी। उसमें एकमात्र सेंट्रल फिगर शाह फैसल थे और वो सारी पीपल्स मूवमेंट जो है वो शाह फैसल के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। उसी का कैरिश्मा था, उसी की पहचान थी, उसी की शख्सियत थी, जिस शख्सियत को लोग जानते थे और जिस शख्सियत के चलते लोग जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अंदर कोई थोड़ा बहुत विश्वास जो है, जो थोड़ा बहुत लोगों का विश्वास पार्टी के अंदर बना था। अलग अलग पार्टियों से लोग निकल आए, जावेद मुस्तफा मीर शाह फैसल को देखकर निकल आए। इसी तरीके से जम्मू से कुछ युवा नेता जो उन्होंने अपनी पार्टियां छोड़ी और वो भी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में चले गए। लेकिन अचानक शाह फैसल ने कह दिया जी मैं तो वापस जा रहा हूँ, मैं पार्टी की तमाम पोजीशन से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब आज उनसे 5 लाख रुपए के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी आपने 5 लाख इकट्ठा किया था, वो कहाँ चला गया। तो अब बताइए, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नेता शाह फैसल ने तय किया कि मुझको पीपल्स मूवमेंट लॉन्च करनी है, उनके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। हकीम मोहम्मद यासीन ने का अपना दल है। इसी तरीके से अन्य कई नेता हैं जम्मू कश्मीर घाटी में जो अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं और वो भी किसी न किसी तरीके से राजनीतिक तौर पर कश्मीर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अच्छा लगता है इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जब आती हैं और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जब मार्केट में आती हैं, बहुत मज़ा आता है उनको सुनने में। और ख़ासकर जब बड़ी राजनीतिक शख्सियत इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा देती है तो पूछिए मत, फिर तो आनंद आ जाता है ऐसी थ्योरीज को सुनने का। अंत में बस इतना, उमर अब्दुल्ला जहां ये कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक लंबे समय तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गिरफ्तार रहे और उस लंबे समय की गिरफ्तारी के बाद जब वो बाहर आए तो उनका कद कश्मीर के लोगों के बीच में इतना बढ़ गया था कि फौरन उन्होंने इंदिरा शेख एकॉर्ड किया और उस एकॉर्ड में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो चीफ मिनिस्टर हो चुकी थी, प्रेसिडेंट की पोजीशन जो गवर्नर हो चुकी थी, उसको एक्सेप्ट किया। और जब एक्सेप्ट किया, आपको अच्छे से याद होगा कि उसको तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो वाला सिलसिला जो है वो बंद हो गया। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हमें गोल नज़र आती हैं और जहां हम गोल करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर हमारी सोच और हमारी उपज होती है। लोकतंत्र इस तरीके से नहीं चलता। लोकतंत्र में हर एक चीज़ इस तरीके से की जाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे।